हेलो स्टूडेंट्स, पहला पार्ट मैंने जिसमें कि कई लेसन सम्मिलित किए थे, तो उसी से आगे ये दूसरा पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं इसका दूसरा पार्ट। अच्छा, दूसरे पार्ट में एक चीज़ ये है कि इसमें मैंने लास्ट में, जैसे ये क्वेश्चन है, लास्ट में इनके क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है कहीं भी, जिससे कि बोर्ड ज़्यादा भरा हुआ दिखाई ना दे। तो मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। इसमें क्वेश्चन है लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, एरो कर दिया है। और जैसा कि पिछली वीडियो में था, तो इस वीडियो में भी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो 4 विकल्प होते हैं, वो मैंने 4 विकल्प नहीं दिए हैं, सीधा सीधा जो आंसर है वही लिख दिया है। तो होगा क्या कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो एक बार ये जो मैं 4-5 वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो देख जाएंगे तो सारे के सारे एमसीक्यू लगभग आप सही करके आएंगे। और ये बहुत ही क्विक रिवीजन होगा आपके लिए, बहुत जल्दी से आप एमसीक्यू का रिवीजन कर सकेंगे, क्योंकि इसमें आपकी प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री तीनों के ही एमसीक्यूज सम्मिलित होंगे, जो भी मैं 4 या 5 वीडियो बनाऊंगा उनमें। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यूज का सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, हु वॉज देयर ऑन द एज विद द सीगल फॉर द लास्ट 24 आवर्स। एज पर, यानी कि जो उसकी जो चट्टान थी, चट्टान की एज थी, उस पर सीगल के साथ 24 घंटे से कौन था। तो 24 घंटे से कौन था उसके साथ? ही वॉज अलोन। वो 24 घंटे से अकेला था। उसके माँ बाप और भाई बहन उड़कर चले गए थे और वो उड़ने का आनंद ले रहे थे। तो वो एज पर कैसा था? बिल्कुल अकेला था। हाउ डिड द यंग सीगल फील टू फ्लाई। यंग सीगल उड़ने में क्या महसूस कर रहा था, कैसा महसूस कर रहा था? तो वो अफ्रेड, मतलब डर महसूस कर रहा था, डरा हुआ था वो। नेक्स्ट देखें, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। यंग सीगल उड़ने से डर रहा था। क्यों डर रहा था? क्योंकि ही फेल्ट दैट हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट। वो महसूस कर रहा था कि उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि वो पंखों से कमजोरी महसूस कर रहा था और मान रहा था कि उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि वो उड़ नहीं पाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिज पेरेंट्स वर परफेक्टिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर इन द आर्ट ऑफ। उसके माता पिता उसके भाई और बहन को परफेक्ट कर रहे थे। काय की आर्ट में परफेक्ट कर रहे थे? फ्लाइंग, उड़ने की कला। उसको उड़ने की कला सिखा रहे थे। द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश मेडन्ड वाई। यंग सीगल ने डाइव्ड मीन्स गोता मार दिया, झपट्टा मार दिया, एट द फिश मछली पर, मेडन्ड वाई पागल होकर। काय से पागल होकर? यानी कि उसने मछली पर झपट्टा मार दिया पागल होकर। किससे पागल होकर? भूख से, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से, यानी कि 24 घंटे से भी ज्यादा समय से भूखा था। तो जैसे ही माँ उसकी चोंच में मछली का पीस लेकर आई, तो वैसे ही उसने क्या करा? झपट्टा मार दिया। इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि उसकी माँ अपनी बीक में क्या लेकर आई थी, चोंच में क्या लेकर आई थी। तो उसमें 4 विकल्प होंगे, तो उसमें क्या होगा? फिश। क्या लेकर आई थी? फिश। ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। Why was the young seagull exhausted? एग्जॉस्ट मीन्स होता है थकना। यंग सीगल क्यों थक गया था? क्यों थक गया था? ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज। जब उसने उड़ने का साहस किया तो कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया, और उसके बाद पानी की लहरों के ऊपर भी वो उड़ा, उसने डाइव मारा। तो इस तरह से वो जब पहले दिन उड़ना सीखा तो वो बुरी तरह से थक गया था, एग्जॉस्ट हो गया था। तो वही है ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज।
नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटेन्स हिम विद इफ ही डिडंट फ्लाई अवे। उसके माता पिता ने उसको धमकी दी कि यदि वो उड़ेगा नहीं तो क्या होगा, टू स्टार्व हिम, वो भूख से मर जाएगा। यदि वो उड़ेगा नहीं तो भूख से मर जाएगा। स्टार्व मीन्स होता है भूख से मरना। हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन के राइटर कौन है, ऑथर कौन है? कौन है? फ्रेडरिक फोर्सिथ। फ्रेडरिक फोर्सिथ। और ये जो वाला लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसके राइटर अभी मैंने नीचे लिख दिए हैं, बताऊंगा। तो ये नेक्स्ट लेसन आपका शुरू हो जाता है द ब्लैक एरोप्लेन, और ब्लैक एरोप्लेन के राइटर हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड द पायलट। पायलट के पीछे ईस्ट से यानी कि पूरब से क्या आ रहा था? बैक से क्या आ रहा था? द मून। यानी कि जो वो अपना एरोप्लेन उड़ा रहा था वो रात में उड़ा रहा था, तो उसके पीछे क्या दिखाई दे रहा था? चंद्रमा दिखाई दे रहा था। तो आंसर है द मून। बैक में उसके क्या था? द मून। व्हाट वाज द डेस्टिनेशन ऑफ द पायलट। पायलट का डेस्टिनेशन क्या था? डेस्टिनेशन मीन्स लक्ष्य, यानी कि उसका कहां जाने का लक्ष्य था, उसको कहां जाना था। तो कहां जाना था उसको? इंग्लैंड। और उड़ान कहां से भरी थी उसने? फ्रांस से। तो फ्रांस से इंग्लैंड जाना था उसके लिए। नेक्स्ट देखिए, ओवर विच कंट्री वॉज द पायलट फ्लाइंग। ओवर विच कंट्री वॉज द पायलट फ्लाइंग। पायलट किस कंट्री के ऊपर से उड़ रहा था? किस कंट्री के ऊपर से? फ्रांस। किस कंट्री के ऊपर से? फ्रांस के ऊपर से। विच कंट्री डिड द पायलट बिलोंग टू। पायलट किस कंट्री का रहने वाला था? किस कंट्री से संबंधित था? कहां का रहने वाला था? इंग्लैंड। हाउ फॉर वॉज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। जब पायलट ने आकाश में घने बादल देखे तो वो पेरिस से कितनी दूरी पर था? कितनी दूरी पर था? 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की दूरी पर। यानी कि वो फ्रांस से 150 किलोमीटर उड़ चुका था। कहां के लिए? इंग्लैंड के लिए। तभी उसको आकाश में घने बादल दिखाई दिए, यानी कि बादलों का एक तूफान दिखाई दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वेंट। बादलों के अंदर सब कुछ हो गया, सब कुछ दिखाई दे रहा था। कैसा दिखाई दे रहा था सब कुछ? ब्लैक। सब कुछ काला काला हो गया एकदम, क्योंकि बादल बहुत ज्यादा घने थे और स्टॉर्मी थे, तूफानी थे। विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे। उसने कौन से कंट्रोल स्टेशन पर संपर्क किया? पेरिस। पेरिस कंट्रोल स्टेशन पर उसने संपर्क किया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स हैड स्टॉप्ड वर्किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तूफान में उसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया? यानी कि उसके हवाई जहाज के कौन कौन से उपकरणों ने कार्य करना बंद कर दिया? कौन कौन से? रेडियो और कंपास। Why didn't the pilot turn the aeroplane back towards Paris? पहाड़ जैसा घने बादलों का आगे तूफान है, तो ये बड़ा खतरा है, तो उसके बावजूद भी पायलट प्लेन अपना वापस क्यों नहीं ले गया? क्यों नहीं ले गया? क्योंकि देखिए, he didn't want to miss breakfast। वो अपना नाश्ता मिस नहीं करना चाहता था। यानी कि उसकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि वो सुबह ही बिल्कुल अपने घर पहुंचेगा और अपने फैमिली के साथ नाश्ता करेगा और फैमिली के साथ अपनी छुट्टी मनाएगा।
तो इसलिए वो वापस नहीं लौटा। हाउ डिड द ऑथर फॉलोड द अदर प्लेन? लेखक ने यानी कि पायलट ने दूसरे प्लेन को किस तरह से फॉलो किया? दूसरा प्लेन कौन सा? जो ब्लैक एरोप्लेन उसको दिखाई दिया था स्टॉर्म में, उसको उसने कैसे फॉलो किया? जब उसने इशारा किया कि भाई मेरे पीछे पीछे चले आओ, तो कैसे किया? लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसने उसको फॉलो किया। हाउ मैनी फ्यूल टैंक्स वर देयर इन द डकोटा? उसका जो प्लेन था उसका क्या नाम था? डकोटा। और उसके डकोटा में यानी कि उसके प्लेन में कितने फ्यूल टैंक थे, यानी कि ईंधन के टैंक थे? तो उसमें कितने थे? 2। कितने थे? 2। हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट? जो पहला वाला लेसन है इसका, यानी कि कौन सा? सीगल वाला जो लेसन है आपका, उसके राइटर कौन है? तो उसके राइटर हैं लियाम ओ फ्लेहर्टी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो बोर्ड पर आप क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आंसर हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की। और यदि कोई क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ये लेसन किसने लिखा है, यानी कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक किसने लिखा है, तो इसकी राइटर भी एन फ्रैंक हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। व्हेन वॉज एन फ्रैंक बॉर्न? एन फ्रैंक कब पैदा हुई थी? 12 जून 1929। नेक्स्ट है व्हाट वॉज द नेम ऑफ एन्स मदर? एन्स की मदर का क्या नाम था? क्या नाम था? एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। What was the name of Anne's father? एन्स के फादर का क्या नाम था? पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था ऑटो फ्रैंक। What was the name of Anne's sister? एन्स की सिस्टर का क्या नाम था? उनकी सिस्टर का नाम था मार्गोट फ्रैंक। और ये मार्गोट फ्रैंक एन से 3 साल बड़ी थी। हाउ डज एन एक्सप्लेन हर फादर? एन ने अपने पिता को कैसे एक्सप्लेन किया है? क्या बताया है उनके लिए? उनके लिए बताया है मोस्ट एडोरेबल फादर। नेक्स्ट देखें, हु इज एन्स लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड? एन का लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड कौन था? मतलब जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था, तो वो थी उनकी डायरी, हर डायरी। हाउ डज शी वॉन्ट टू बिगिन हर डायरी? तो वो किस तरह से अपनी डायरी शुरू करना चाहती थी? किस तरह से? बाई गिविंग एन इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन देकर तब अपनी डायरी शुरू करना चाहती थी। और उन्होंने किया भी ऐसा ही था कि शुरू में उन्होंने अपने बारे में थोड़ा सा बताया डायरी में कि मेरी माँ का ये नाम था, फादर का था, मदर का, और मैंने ये सब लिख भी दिया है। नेक्स्ट देखें, वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी? एन डायरी क्यों रखना चाहती थी? क्यों? शी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स, क्योंकि उनका कोई नजदीकी मित्र नहीं था। क्लोज मीन्स फास्ट फ्रेंड, उनका कोई फास्ट फ्रेंड नहीं था जिससे कि वो अपने मन की बात कह सकती थी। हु गेव हर द डायरी? उनको डायरी किसने दी थी? तो ये डायरी उनके फादर ने, हर फादर, उनके पिता ने उनको उनके 13वें बर्थडे पर गिफ्ट की थी ये डायरी। वॉट नेम डज एन गेव टू हर डायरी? एन फ्रैंक ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था? तो उन्होंने अपनी डायरी को नाम दिया था किट्टी। वाई वॉज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन? एन के लिए डायरी लिखना क्यों एक विचित्र अनुभव था? क्यों था? वो क्या कहती हैं
शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था, इसलिए उनके लिए डायरी लिखना एक विचित्र अनुभव था। जैसे कोई पोएम लिखी होती या कुछ भी लिखा होता तो उनकी उम्र इतनी कम थी कि वो कुछ भी लिखने लायक उससे पहले नहीं थी, इसलिए उनके लिए ये एक विचित्र अनुभव था। आगे देखें, हु वुड एन अलाउ टू रीड हर डायरी, एन अपनी डायरी पढ़ने के लिए किसको अलाउ करेंगी, किसको चाहती थी कि वो उनकी डायरी के लिए पढ़े। अ रियल फ्रेंड, किसके लिए, मतलब जो उनका रियल फ्रेंड होगा वही उनकी डायरी पढ़े। What name was Anne's book published with, जो एन की डायरी थी वो किस नाम से पब्लिश हुई थी, तो उनकी डायरी हुई थी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। उनकी जो डायरी पब्लिश हुई थी वो हुई थी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से एक बुक पब्लिश हुई थी, और ये बुक उनके फादर ने पब्लिश कराई थी। और इसी बुक से द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से आपका ये जो लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये लेसन भी इसी बुक से लिया गया है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। विच सिटी वर एन एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर, एन और उनकी बहन मार्गोट को कौन से शहर में उनकी दादी के पास भेजा गया था। तो देखो ये सिटी लिखा हुआ है AACHEN, इसको जनरली आचन पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है आखन। नेक्स्ट देखें, हु वॉज मिसिज क्यूप्रस, श्रीमती क्यूप्रस कौन थी। तो देखें इनका लेसन में जिक्र आया है एन्स टीचर इन 6th फॉर्म, यानी कि 6ठी क्लास में एन की ये एक टीचर थी जिनका नाम था क्यूप्रस। क्यूप्रस एन को बहुत स्नेह करती थी और एन भी इनको बहुत सम्मान देती थी और इनको प्यार करती थी। वाई वॉज मिस्टर कीसिंग एनॉयड विद हर, ये मिस्टर कीसिंग जो थे एन से क्यों नाराज थे। मिस्टर कीसिंग थे ये मैथ के टीचर थे और ये इसलिए नाराज रहते थे क्योंकि सी वॉज टॉकेटिव, क्योंकि वो क्लास में बहुत ज्यादा बोलती थी। एन क्लास में बहुत ज्यादा बातूनी थी, इसीलिए उनके जो टीचर थे मिस्टर कीसिंग ये इनसे नाराज रहते थे। और ये काय के टीचर थे, ये भी आपका क्वेश्चन एक आ सकता है। तो ये मिस्टर कीसिंग मैथ के यानी कि गणित के टीचर थे। What did she write in her last essay, उन्होंने अपने जो लास्ट ऐसे में क्या लिखा था, मतलब मिस्टर कीसिंग उनको हर बार लिखने के लिए देते थे, तो जो लास्ट ऐसे उन्होंने लिखने के लिए दिया था क्वैक क्वैक क्वैक, तो उस पर उन्होंने क्या लिखा था, तो उन्होंने लिखा था अ फनी पोएम। उन्होंने लिखने को तो दिया था टीचर ने ऐसे, लेकिन उन्होंने ऐसे के बजाय उस सब्जेक्ट पर क्वैक 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 पर एक पोएम लिखी थी और ये पोएम बहुत ही फनी थी। तो क्या लिखा था उन्होंने, अ फनी पोएम। हु हेल्प्ड एन टू राइट ऐसे इन वर्सेस, अब जो ऐसे था उसको वर्सेस, वर्सेस मीन्स कविता के रूप में, तो उस ऐसे को कविता के रूप में लिखने में किसने एन की मदद की थी, तो उनकी एक क्लासमेट थी जिनका नाम था सने। तो सने ने उनकी हेल्प की थी उस पोएम को लिखने में। नेक्स्ट देखें, द पोएम वॉज अबाउट अ मदर डक एंड, देखें यहां डॉट 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 स्वान, तो इसमें आएगा अ फादर, मतलब उनकी जो पोएम थी वो थी एक मदर डक के बारे में और एक फादर स्वान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एन्स फैमिली, एन्स के फैमिली में कौन व्यक्ति एकमात्र जीवित बचा था। सर्वाइवर, सर्वाइवर का मतलब है यहां पर जीवित, यानी कि
एंस के परिवार में कौन व्यक्ति जीवित बचा था? कौन बचा था? एंस फादर, एन के फादर जीवित बचे थे। एंस की दादी भी मर गई थी, जो ग्रैंड मदर थी। एंस की मदर की भी डेथ हो चुकी थी, और जो एन की बड़ी सिस्टर थी मार्गोट, उनकी भी डेथ हो गई थी। एन की भी जो कंसंट्रेशन कैंप में जो गई थी ये, वहां इनकी भी टाइफाइड से डेथ हो गई थी। तो आइए अब पोइम से एमसीक्यू देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के पोइट कौन है? कौन है इसके? कैरोलिन वेल्स। वेयर डू बी सी द एशियन लॉयन? एशियन लॉयन हम कहां देखते हैं? कहां? ईस्टर्न कंट्रीज। पोइम में बताया गया है कि ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में हमें क्या देखने को मिलेंगे? लॉयन। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज द बंगाल टाइगर डिस्क्राइब्ड? बंगाल टाइगर को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? उसका वर्णन कैसे किया गया है? कैसे किया गया है? नोबल वाइल्ड बीस्ट, उसको पोएम में बोला गया है नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक शानदार जंगली जानवर। नेक्स्ट देखिए, विच एनिमल्स रोर इज एनफ टू किल यू? कौन सा एनिमल है जो इतनी जोर से दहाड़ता है कि आप मर जाएंगे? कौन सा है? एशियन लॉयन। नेक्स्ट है, हाउ डज अ लेपर्ड बिहेव व्हेन ही मीट्स अ पर्सन? जब लेपर्ड एक व्यक्ति से मिलता है, यानी कि किसी व्यक्ति के सामने लेपर्ड आ जाता है, तेंदुआ आ जाता है, तो वो कैसा व्यवहार करता है? कैसा करता है? ही लीप्स ऑन हिम, वो उस पर उछलता है। विच एनिमल कैन वी मीट इन आवर यार्ड? हम अपने आंगन में, यार्ड मीन्स आंगन में, हम अपने आंगन में कौन से जानवर से मिल सकते हैं? तो किससे मिल सकते हैं? बेयर, भालू, भालू से हम मिल सकते हैं। और पोएम में यह भी आया है कि वो हमें हक करता है, यानी कि एम्ब्रेस करता है, हमें गले लगाता है। तो ये चूंकि पोएम में सब चीजें ऐसी ही बोली गई हैं और ये एक मजाकिया अंदाज में सारी बातें बोली गई हैं इस पोएम में। नेक्स्ट देखें, विच एनिमल्स आर द बीस्ट्स ऑफ प्रे? कौन से एनिमल्स बीस्ट्स ऑफ प्रे हैं? प्रे मीन्स शिकार। तो इसमें कौन कौन से बताए गए हैं? हाइना एंड क्रोकोडाइल। हाइना मीन्स लकड़बग्गा और क्रोकोडाइल मगरमच्छ। तो हाइना और क्रोकोडाइल कौन से जानवर बताए गए हैं पोएम में? बीस्ट्स ऑफ प्रे। नेक्स्ट देखिए, द फेस ऑफ विच एनिमल अपीयर्स स्माइलिंग? वो कौन सा जानवर है जिसका फेस, चेहरा मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है? कौन सा है? हाइना, यानी कि लकड़बग्गा। What is the स्पेशल फीचर ऑफ क्रोकोडाइल? जो मगरमच्छ होते हैं उनकी एक स्पेशल क्या विशेषता है? तो उनकी देखो बहुत बड़ी विशेषता है, बीप्स वाइल ईटिंग इट्स प्रे। जब वो अपना शिकार खाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। और ये इसके ऊपर एक कहावत भी है कि क्रोकोडाइल्स टीयर, उसको बोलते हैं हम मगरमच्छी आंसू। जब कोई व्यक्ति रोने का दिखावा करता है तब हम उसको बोलते हैं मगरमच्छी आंसू या क्रोकोडाइल टीयर। तो फिर देखें इसको, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ क्रोकोडाइल? क्रोकोडाइल का स्पेशल फीचर क्या है? उसकी विशेषता क्या है? क्या है? बीप्स वाइल ईटिंग इट्स प्रे। जब वो अपना शिकार खाता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। What two things does a chameleon not have? कैमिलियन में दो कौन सी बातें नहीं होती हैं? कौन कौन सी? ईयर्स एंड विंग्स।
उसके कान नहीं होते हैं और उसके पंख भी नहीं होते हैं। गिरगिट, कैमलियन कहते हैं गिरगिट के लिए, सभी जानते हैं, ना तो उसके कान होते हैं ना ही उसके पंख होते हैं। ग्रामीण बच्चों ने कैमलियन खूब देखा होगा। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल? अब ये नेक्स्ट पोएम आ जाती है और इसके राइटर कौन है? द बॉल पोएम के राइटर कौन है? जॉन बेरीमन। हु लॉसेस द बॉल? किसकी बॉल खो गई है? किसकी खो गई है? बॉय, लड़के की बॉल खो गई है पोएम में इसमें। वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल? लड़के की बॉल कहाँ खो गई है? कहाँ खो गई है? इन द वाटर, पानी में खो गई है उसकी बॉल। जब वो खेल रहा था तो उछलकर उसकी बॉल पानी में चली गई। हाउ आर द वाइज आईज? लड़के की आंखें कैसी हैं? कैसी हैं? डिसेपरेट मीन्स बहुत ही निराश, यानी कि उसकी जब बॉल खो गई है तो वो लड़का बहुत ज्यादा निराश है। What could the poet buy for the boy? क्या चीज है इसका आंसर? बॉल। नेक्स्ट देखिए, द बॉय रिमेंबर्स हिज डेज। लड़का अपने दिनों को याद करता है। कौन से दिनों को याद करता है? यंग, जो उसकी यंग अवस्था के दिन है उनको याद करता है। What does the poet say about this world is made of? पोइट जो है इस संसार के बारे में क्या कहता है कि ये काय का बना हुआ है, कैसा बना हुआ है? तो कैसा है? पजेशंस, अधिकार का। पोइट कहना चाहता है कि इस दुनिया में आकर हर व्यक्ति चीजों पर अधिकार करना चाहता है, तो वही है पजेशंस। व्हाट मीनिंग इज द बॉय लर्निंग? लड़का कौन सी मीनिंग सीख रहा है? कौन सी सीख रहा है? मीनिंग ऑफ लॉस, खोने का अर्थ सीख रहा है बच्चा। मतलब ये है पोइट का, ये थोड़ी सी आध्यात्मिक पोएम है। तो पोइट इस पोएम के माध्यम से अपना आध्यात्म बता रहा है कि लड़का क्या सीख रहा है? मीनिंग ऑफ लॉस। मतलब दुनिया में जब हम आते हैं तो हमसे बहुत सारी चीज़ें खोती हैं और धीरे धीरे बहुत सारी तमाम चीज़ें खोती हैं, लास्ट में जाके हम ही खो जाते हैं। तो पोइट वही कहना चाहता है कि क्या सीख रहा है? मीनिंग ऑफ लॉस। और पोइट ये भी कहना चाहता है कि व्यक्ति इस मीनिंग को, यानी कि मीनिंग ऑफ लॉस को जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा है। हाउ डज द बॉय फील व्हेन ही लॉसेस हिज बॉल? लड़का क्या महसूस करता है जब वो अपनी बॉल को खो देता है? तो देखें, इसमें चार जो विकल्प होते हैं, चारों विकल्पों में 3 सही हैं और चौथा विकल्प है ऑल ऑफ दीज। तो मैंने तीनों विकल्प लिख दिए हैं जो सही वाले हैं। कंफ्यूज्ड, शेकन, ट्रेम्बलिंग। जब लड़के की बॉल खो जाती है तो ये सभी महसूस करता है। पोएम में ये सभी शब्द आए हैं, कंफ्यूज्ड, शेकन, ट्रेम्बलिंग। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द बॉय अंडरस्टैंड? लड़का क्या समझता है? क्या समझता है? तो देखो, 2 बातें समझता है लड़का। लर्न्स टू ग्रो अप, एक तो बड़े होना समझता है वो, और दूसरे लर्न्स हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, लड़का अपनी पहली जिम्मेदारी समझता है। तो इसमें ये 2 चीजें होंगी, लर्न्स टू ग्रो अप एंड लर्न्स हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए MCQ की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और इसमें आपके 2 लेसन सम्मिलित हैं, द मिडनाइट विजिटर एंड अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो क्वेश्चन इसके देखते हैं दोनों के। हु वॉज ओजबल? ओजबल कौन था? कौन था? अ सीक्रेट एजेंट, वो एक सीक्रेट एजेंट था। ओजबल वॉज, ओजबल था। कैसा था ओजबल? फैट एंड स्लोपी, बहुत मोटा था और लापरवाह था। फैट एंड स्लोपी। हु केम टू मीट ओजबल? ओजबल से मिलने के लिए कौन आया था? तो कौन आया था? फाउलर।
जो कि एक राइटर था। नेक्स्ट है हु वॉज मैक्स। मैक्स कौन था? सीक्रेट एजेंट। ये एक दूसरा सीक्रेट एजेंट था। एक तो था ओजबल और फिर दूसरा था ये मैक्स, ये भी एक सीक्रेट एजेंट था। नेक्स्ट देखें, मैक्स एंटर्ड ओजबल्स रूम थ्रू द। मैक्स ने ओजबल के रूम में एंटर किया, प्रवेश किया। किधर से किया? मेन डोर, मेन डोर से वो आया था। वॉट वॉज मैक्स होल्डिंग इन हिज हैंड। मैक्स ने अपने हाथ में क्या पकड़े हुए था? होल्ड मीन्स पकड़ना। क्या पकड़े हुए था? अ पिस्टल। उसके हाथ में एक पिस्टल लगी थी। हु वॉज नॉकिंग एट द डोर। दरवाजे को कौन नॉक कर रहा था? दरवाजे को कौन खटखटा रहा था? कौन? द वेटर। हु फेल डाउन फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द होटल। होटल के टॉप फ्लोर से कौन गिरा? तो कौन गिरा था? मैक्स। ओजबल का रूम होटल की 6ठी मंजिल पर था और वहीं से मैक्स ने छलांग लगा दी। द हीरो इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर इज। मिडनाइट विजिटर स्टोरी में हीरो कौन है? तो इसमें हीरो है ओजबल। हु वॉज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। द मिडनाइट विजिटर में मिडनाइट विजिटर कौन है? तो मिडनाइट विजिटर हैं मैक्स। क्योंकि जब ओजबल जो है अपने रूम पर पहुंचे थे फाउलर के साथ में, तो रात का समय था और अचानक उनके कमरे में पहले से ही ये मैक्स मौजूद था। क्योंकि मैक्स मेन डोर का दरवाजा खोलकर उसके कमरे में एंटर हो गया था। तो जो मिडनाइट विजिटर हैं वो है मैक्स और इस द मिडनाइट विजिटर की हीरो हैं वो है ओजबल। हु वॉज द क्विकेस्ट पर्सन इन द मिडनाइट विजिटर स्टोरी। इस स्टोरी में क्विकेस्ट पर्सन कौन है? मतलब जो तेज दिमाग था वो कौन थे? वो थे ओजबल। What did want मैक्स फ्रॉम ओजबल। मैक्स ओजबल से क्या चाहता था? क्या चाहता था? सम इंपॉर्टेंट पेपर्स। वो कुछ इंपॉर्टेंट पेपर उससे लेना चाहता था। हु वॉज होरेस डेनवी। होरेस डेनवी कौन था? तो कौन था? अ लॉक स्मिथ, एक ताला बनाने वाला। होरेस डेनवी एक ताला बनाने वाला था। ही लाइक्ड, यानी कि होरेस डेनवी क्या पसंद करता था? क्या पसंद करता था? रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, महंगी किताबें पढ़ना पसंद करता था। विच वॉज हिज न्यू टारगेट ऑफ रोबरी। उसका रोबरी करने का, चोरी करने का नया टारगेट क्या था? तो नया टारगेट क्या था? शॉर्ट ओवर ग्रेंज। शॉर्ट ओवर ग्रेंज में वो चोरी करना चाहता था। फॉर हाउ मैनी टाइम्स डिड होरेस डेनवी मेक अ थेफ्ट इन अ ईयर। होरेस डेनवी एक साल में कितनी बार चोरी करता था? कितनी बार? वंस इन अ ईयर। वो केवल एक साल में एकाधिक बार ही चोरी करता था। शेरी वॉज द नेम ऑफ। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में शेरी किसका नाम है? किसका नाम है? डॉग एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज। शॉर्ट ओवर ग्रेंज में एक डॉग था, उसका नाम था शेरी। वेयर वॉज द सेफ इन द रूम। रूम में सेफ कहां पर थी? कहां पर थी? बिहाइंड अ पेंटिंग, एक पेंटिंग के पीछे। और ये पेंटिंग कहां पर थी लगी हुई? ड्राइंग रूम में। द यंग लेडी थ्रेटेंड। जो यंग लेडी थी उसने धमकी दी। क्या धमकी दी थी? टू इन्फॉर्म द पुलिस। उसने पुलिस को बुलाने की धमकी दी थी। किसको धमकी दी थी? होरेस डेनवी के लिए।
डेनवी वॉज सफरिंग फ्रॉम, डेनवी को प्रॉब्लम थी, परेशान हो रहा था। काहे से परेशान था वो? हे फीवर, बुखार से, वो बुखार से पीड़ित था। विच कलर बॉक्स द लेडी हैड पिक्ड, लेडी ने कौन से कलर का बॉक्स उठाया? कौन से कलर का? सिल्वर। द ग्रेंज सेफ कंटेंड द ज्वेलरी ऑफ, ग्रेंज सेफ में कितनी कीमत की ज्वेलरी थी? कितनी कीमत की थी? 15,000 15,000 पाउंड्स ऑफ बर्थ, 15,000 पाउंड्स की कीमत की। यानी कि सेफ में जो ज्वेलरी रखी हुई थी वो 15,000 पाउंड्स की कीमत की थी। हॉरेस वॉज, हॉरेस था, हॉरेस अनमैरिड था, ये 50 साल का था, 50 ईयर्स का, और अनमैरिड था। नेक्स्ट देखें, द लेडी इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इज अ, लेडी जो कि अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में है, जो करेक्टर है वो क्या थी? वो भी एक चोर थी। मतलब हॉरेस डेनवी भी एक चोर था, और ये जो महिला थी, यंग लेडी थी, वो भी एक चोर थी। और स्टोरी में इस तरह से एक चोर दूसरे चोर को बेवकूफ़ बना गया। यानी कि ये जो महिला थी ये हॉरेस डेनवी को बेवकूफ़ बना गई। MCQ के तीसरे पार्ट का इंतजार कीजिए।